प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है बूढ़े हंस की सलाह। शहर के नजदीक एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल में एक बहुत ही ऊंचा और विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहा करते थे और उन्हीं हंसों में एक बूढ़ा हंस भी था। सभी हंस उनको बूढ़े दादा कहकर पुकारा करते थे। सुबह होते ही वे सभी हंस अपने भोजन की तलाश में दूर दूर उड़ जाया करते थे और फिर शाम होते ही वह सभी हंस अपने घर यानी कि पेड़ पर लौट आते थे। और बहुत ही अच्छा लगता था उनको अपना पेड़, बहुत ही मजेदार घर था उनका वह। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ा हंस पेड़ के नजदीक बैठा हुआ था। अचानक उसकी निगाह एक लता पर पड़ी। उसने देखा यह एक छोटी सी लता पेड़ के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। उसने बड़ी हैरानी से उस लता की तरफ देखा। उसको लगा कहीं ये छोटा सा खतरा हमारे लिए बड़ा खतरा ना बन जाए। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। उसने उस लता को तोड़ने की कोशिश की। उसको लगा मैं इसे उखाड़कर अपना खतरा खत्म कर दूंगा, लेकिन बेचारा बूढ़ा हंस था, उससे वह लता नहीं टूटी। उसने काफी जोर लगाया, लेकिन उससे वह लता नहीं टूटी। फिर उसने क्या किया, पेड़ पर बैठे हुए सभी हंसों को पुकारा, जोर से आवाज लगाई। सभी हंस उस बूढ़े दादा की आवाज सुनकर नीचे उतर आए। हाँ जी बूढ़े दादा, आपने हम सबको बुलाया? तो बूढ़े हंस दादा बोले, हाँ हंसों, देखो ये छोटी सी लता हमारे वृक्ष की ओर जा रही है। कहीं ये छोटा सा खतरा हम सबके लिए बड़ा खतरा ना बन जाए। सभी हंसों ने कहा, क्या दादा, ये छोटी सी लता और हमारे लिए खतरा? ऐसा नहीं हो सकता, आप छोड़ दो इसे, भूल जाओ दादा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ने उस बूढ़े हंस का बहुत मजाक उड़ाया और कुछ ने तो ये कहा, दादा आपकी उम्र हो गई है, कुछ मालूम भी है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, इतनी प्यारी सी लता हमारा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन उन्हीं हंसों में से एक उस बूढ़े हंस का सलाहकार था। उसने बोला, शायद दादा आप बात सही कह रहे हैं, हो सकता है ये लता हमारे लिए हानिकारक हो, हमें कुछ सोचना चाहिए। लेकिन बाकी सभी हंसों ने जब उस हंस का मजाक उड़ाया तो वह हंस भी चुप सा हो गया। बस रोजाना की तरह समय बीतता चला गया और हंस वैसे ही सुबह जाते और रोज लौट आते शाम को। लेकिन वह खतरा बढ़ता चला गया। उन्हें नहीं मालूम था कि यह खतरा पल पल बढ़ रहा है। लेकिन उस बूढ़े हंस की नजर रोज उस लता पर जाती और वह उसे पल पल बड़े होते देखता। उसे लगता कि ये पल पल खतरा बढ़ता हुआ हम सभी की ओर बढ़ रहा है। एक दिन सभी हंस पेड़ के नजदीक बैठे थे और वह बूढ़ा हंस भी साथ ही था। उन्होंने उस लता को दिखाते हुए बोला, देखो हंस दादा, कितनी प्यारी लता है ये, कैसे चारों ओर हमारे वृक्ष की ओर घूमती जा रही है। आप कहते थे इसे खतरा, ये लेकिन हमारे पेड़ की सुंदरता है। देखो दादा, यही इसी से ही हमारा पेड़ सुंदर लग रहा है। और सभी ने उस बूढ़े हंस का मजाक उड़ाया। लेकिन उस हंस ने उन्हें फिर समझाया, नहीं बच्चों, शायद तुम्हें ये खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत दूर की सोचता हूँ। शायद मुझे तजुर्बा है इन चीज़ों का, तुम मेरी बात को मानो। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए छोटा नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हर बार की तरह सभी ने हंस का मजाक उड़ाया। और फिर एक दिन क्या हुआ,
सभी हंस रोज की तरह सुबह भोजन की तलाश में निकले और जब दोपहर हुई तो एक शिकारी आया जंगल में। उसने देखा, वाह क्या विशाल वृक्ष है, इस पर तो बहुत सारे हंस बैठते हैं। अच्छा हुआ इन्हें मैंने पहले देख लिया था। अब मैं इन सबको उठा कर ले जाऊंगा, सबको अपने जाल में फंसा लूंगा। वह शिकारी बैठकर यह योजना बना रहा था कि मैं इन सभी हंस को उठाकर ले जाऊंगा और सबको बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा। और यही सोच सोच के उस शिकारी ने एक जाल बिछाया और सोचा कि कहीं हंस वापस ना लौट आए, इससे पहले मैं जाल बिछा दूं। और उसी लता का सहारा लेकर वह शिकारी उस पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ा और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सरलता से उसने वह जाल को पेड़ पर बिछा दिया। बहुत चतुराई से किया यह काम उसने। और फिर क्या था, शाम जैसे ही हुई और वह सभी हंस अपने घर को लौट आए। उसी तरह रोजाना की तरह सभी हंसते खेलते कूदते अपने घर यानी कि उस विशाल वृक्ष पर वापस लौट आए। अचानक क्या हुआ, जैसे ही हंस एक एक करके पेड़ पर उतरने लगे तो उन्हें लगा कहीं हमारे पैरों में कुछ फंस सा रहा है, कुछ चुभन हो रही है। जब उन्होंने बाकी हंसों को देखा तो यही चीज उन सबके साथ, ये क्या था? अरे हम सबके पैर तो जाल में फंस गए, ये क्या? तब तक वो बूढ़ा हंस जाल में नहीं फंसा था, वह तो अभी बूढ़ा होने के कारण बहुत धीमी रफ्तार से पीछे आ रहा था। अचानक जब उस बूढ़े हंस ने सबको ऐसे उलझा हुआ सा देखा, वह पेड़ से दूर होके बैठ गया। उसने देखा ये क्या हुआ, सभी हंस ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं दूर बैठकर देखूं तो सही, ये क्या हुआ सबके साथ? अरे बाप रे, ये सभी हंस तो जाल में फंस गए। उसने नजदीक आके देखा, आप तो सभी जाल में फंस गए। और क्या था, सभी हंस उस जाल के अंदर एक एक करके फंस गए और सभी चिल्लाने लगे, हंस दादा हमें बचाओ, हम सारे फंस चुके हैं इस जाल में। आप सही कहते थे दादा, ये लता हमें एक दिन संकट तक पहुंचाएगी। आप हमें बचाओ दादा, किसी तरह से बचाओ, हम आपकी हर बात मानेंगे दादा। हमने ये क्या किया, आपकी बात ना मानकर आज हम सभी फंस गए। देखो दादा, ये हमने क्या कर दिया, खुद ही मुसीबत अपने सिर पर ले ली दादा, आप हमें बचाइए। अब क्या था, बेचारा बूढ़ा हंस क्या ना करता। बेचारा सोच में पड़ गया कि मैं अब सभी हंसों को किस तरह बचाऊं। ये सभी मेरे बच्चे हैं और मुझे इन्हें बचाना चाहिए। किस काम आएगा मेरा ये तजुर्बा? यही सोचकर उस बूढ़े हंस ने कुछ योजना बनाई। उसने कहा, तुम सब चुप करके बैठ जाओ और मुझे कुछ सोचने दो, कोई योजना बनाने दो और शांत हो जाओ और बाकी सभी को मत जताओ कि हम फंस चुके हैं। आप सब चुपचाप बैठ जाओ। और सब डर गए और चुपचाप बैठ गए। अब दादा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस हमें इस जाल से निकाल दो दादा, बस हम आपकी हर बात मानेंगे। ठीक है, लेकिन आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बोलिए बाबा, बोलिए हंस दादा। देखो, अभी रात हो रही है और सुबह होते ही वह शिकारी आएगा और तुम सबको उठा कर ले जाएगा। इससे पहले तुम्हें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें चुपचाप शांत अवस्था में, जैसे कि तुम मर चुके हो, इस अवस्था में पड़े रहना और बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, जिस तरह शिकारी को लगे कि तुम मर चुके हो। ऐसा क्या होगा दादा? मेरी बात को सुनो और वही करो जो मैं कह रहा हूँ, तभी तुम सब बच पाओगे, वरना तुम सबको शिकारी उठाकर ले जाएगा। ठीक है दादा, हम सब यही करेंगे दादा। और फिर अगला दिन हुआ। जैसे ही सूरज उगा, फिर वही रौनक जंगल में लौट आई। लेकिन उस पेड़ के लिए वह रौनक रोजाना की तरह नहीं थी। सब चुपचाप पड़े थे, बिना कुछ खाए पिए वह सब बस एकटक ही देखे जा रहे थे। अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ सरसराहट हुई और फिर उस बूढ़े हंस ने उन सबको इशारा किया
कि देखो वह शिकारी आ रहा है और तुम सब चुपचाप पड़े रहो और जिस तरह मैंने तुम्हें समझाया है वही करना, ठीक है? और जैसे ही शिकारी आएगा तुम सब मृत अवस्था में पड़े रहना। जैसे ही उसे लगेगा तुम सब मर चुके हो और तुम उसके किसी काम के नहीं हो तो वह तुम्हें एक एक करके जाल से बाहर फेंक देगा। और तुम्हें क्या करना है सुनो, और तुम्हें नीचे गिरने के बाद भी हिलना नहीं है, मृत पड़े रहना। और जब तक वह आखिरी हंस को बाहर नहीं फेंकता तब तक तुम्हें इसी तरह पड़े रहना है। और जैसे ही वह आखिरी हंस को बाहर फेंकेगा तुम्हें सबको एक साथ उड़कर भाग जाना है। और मैं तुम्हें इशारा करूंगा और तुम मेरे इशारे की मेरी आवाज़ सुनते ही उड़ जाना, ठीक है? समझ गए सब? ठीक है हंस दादा, हम सब यही करेंगे। और सभी ने बड़े ध्यान से हंस दादा की आवाज़ सुनी, उस बूढ़े हंस की इस सलाह को माना। फिर क्या था, शिकारी धीरे धीरे वृक्ष की ओर आने लगा। जैसे ही वह पेड़ की तरफ आया उसने क्या देखा, वाह, आज तो सारे हंस मेरे जाल में फंस गए। आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा, एक एक हंस की कीमत लगाऊंगा, सारे जाकर बाजार में बेच डालूंगा। आज तो मैं बस मालो माल हो गया। अब शिकारी यह सब सोच रहा था और पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा था कि मुझे सभी हंसों को आज लेकर जाना है और बाजार में बेचना है। फिर क्या था, वह उसी लता के सहारे पेड़ पर फिर से चढ़ा। उसने सभी हंसों को देखा। अरे ये क्या, सभी हंस तो मर गए, ऐसे कैसे हुआ? लगता है रात को सबका दम घुट गया और सभी मृत हो गए। ये कैसे हो गया? ये तो मेरे सारे करे कराए पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूं? अब ये मेरे किस काम के? ये मरे हुए हंसों का मुझे क्या मिलेगा? अब तो सबको एक एक करके बाहर फेंकूं और अपना जाल कहीं और जाके बिछाता हूं। फिर क्या था, फिर शिकारी ने एक एक करके हंसों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया और सभी यही चाहते थे। बूढ़ा हंस चुपचाप दूसरे वृक्ष पर बैठ के सबको देख रहा था और वह भी यही चाहता था जो हो रहा था। फिर शिकारी ने एक एक करके सभी हंसों को बाहर फेंकना शुरू किया। जब सारे हंस उसने बाहर फेंक दिए, आखिर में एक हंस बचा। उसने सोचा इसे भी बाहर फेंक दूं। जैसे ही उसने बाहर उस हंस को फेंका तभी उस बूढ़े हंस दादा ने वहां से अपनी आवाज लगाई, उड़ जाओ सब, एक साथ उड़ जाओ। तब क्या था, पलक झपकते ही सभी हंसों ने एक उड़ान भरी और सब उड़ गए। वह शिकारी अचानक हैरान हो गया, अरे ये क्या हुआ? सभी हंस उड़ गए? ये क्या था? ये तो सब जीवित थे, ये कहाँ मरे थे? ये तो सब जिंदा थे। और बूढ़े हंस की सलाह मानकर आज सभी हंस बच गए। देखा बच्चों, आज जब बड़े हमें समझाते हैं तब हम उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बड़ों की सलाह ही आज हमारे काम आई। तो हमें भी सभी बड़ों की सलाह माननी चाहिए और यही हमारे लिए फायदेमंद। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और हाथी। एक दिन चंपक वन में शेर राजा अपनी गुफा में बैठे हुए थे। गुफा में काफी देर हो गई उन्हें सोते हुए। अब जैसे ही वह सोकर गुफा से बाहर निकले, अब शेर महाराज को तो बहुत जोरों से भूख लगी। अब इधर उधर देखने लगे कि कोई शिकार मिले और मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। और भूख भी बहुत जोरों से लगी थी। शेर महाराज अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में इधर उधर देखने लगे। तभी उसकी निगाह एक हिरन पर पड़ी। हिरन का झुंड जंगल में घास चर रहा था। अब जैसे ही शेर ने हिरन को देखा, शेर को लगा अब शिकार मिल गया,
अब मेरी भूख मिट जाएगी। और शेर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। शेर जैसे ही हिरन के पीछे काफी देर दौड़ता रहा, फिर उसके बाद उसने हिरन को पकड़ लिया और उसे घसीटकर अपनी गुफा की तरफ ले आया कि वहीं बैठकर आराम से हिरन को खाऊंगा। अब शेर ने हिरन को मारा और उसे खाने लगा। काफी देर हो गई शेर को हिरन को खाते हुए। लेकिन यह क्या, हिरन खाते खाते शेर के गले में तो हिरन की हड्डी फंस गई। अब शेर को काफी दर्द होने लगा और वह दर्द से कहराने लगा। अब कौन ऐसा था जो हिम्मत करके शेर के गले की हड्डी निकाल दे? किसको अपनी मौत प्यारी थी? शेर को बहुत अधिक दर्द होने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, मेरे गले में कुछ फंस गया है, इसे निकाल दो। शेर चिल्लाता कहराता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। अब जैसे ही शेर आगे बढ़ा, शेर ने पेड़ पर बैठे हुए एक मोर को देखा। शेर को लगा मोर शायद मेरे काम आ सकता है, अपनी चोंच से मेरे गले की हड्डी निकाल सकता है। शेर ने मोर को कहा, क्या तुम मेरे गले में फंसी हुई हड्डी निकाल सकते हो? मोर ने कहा, मुझे अपनी मौत प्यारी नहीं है। मोर ने शेर से कहा, मुझे मरना नहीं है, तुम्हारे पास आकर क्यों मुझे बहला फुसला कर मारना चाहते हो? तुम अपना काम करो, मैं नीचे आने वाला नहीं हूँ। और मोर ने तो शेर को साफ मना कर दिया और वहीं पेड़ पर बैठा रहा। अब शेर आगे बढ़ा क्योंकि उसे बहुत अधिक दर्द हो रहा था, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। अब शेर धीरे धीरे चलता हुआ आगे की ओर आया और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा सुस्ताता हुआ एक भालू दिखा। शेर ने भालू से कहा, भालू भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, क्या तुम इसे निकाल पाओगे? वह भालू नींद से उठा और बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत अधिक थक चुका हूँ और निद्रा कर रहा हूँ, तुम कहीं और आगे जाओ, यह काम मैं नहीं कर सकता। अब भालू ने भी साफ शब्दों में मना कर दिया। शेर बेचारा दर्द से कहराता हुआ जंगल की ओर आगे बढ़ा और उसे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो शेर की मदद कर पाए। अब आगे चलते चलते शेर ने एक हाथी को देखा। हाथी एक आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। हाथी को भी बहुत जोरों से भूख लगी थी, लेकिन आम के पेड़ पर आम तक उसकी सूंड नहीं जा पा रही थी। अब जब शेर ने हाथी को देखा तो शेर ने हाथी से मदद की गुहार की और हाथी से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाथी ने बिना झिझकते हुए शेर को कहा, क्या मदद करनी है? और वह शेर से डरा भी नहीं और शेर से बिना झिझकते हुए बोला, क्या मदद करनी है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, बताओ। तो शेर ने मुंह खोलकर हाथी को दिखाया, देखो मेरे गले में एक हड्डी फंस चुकी है, तुम इसे निकाल दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें आम तोड़ कर दूंगा जिसे तुम आम खा पाओगे। अब हाथी शेर की बात मान गया और शेर ने अपना मुंह खोला और हाथी ने तुरंत अपनी सूंड की सहायता से उस हड्डी को निकाल दिया। अब जैसे ही गले से वह हड्डी निकली, शेर की तो जान में जान आ गई और धीरे धीरे उसकी पीड़ा भी शांत हो गई। शेर बहुत खुश हुआ। उसने हाथी से खुश होकर पेड़ पर चढ़कर हाथी को बहुत सारे आम तोड़कर दिए और हाथी ने भी चटाचट आम खत्म कर दिए। और उस दिन से शेर और हाथी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए और एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल में आराम से घूमा करते थे। देखा बच्चों, मुसीबत आने पर चाहे हम कितने बड़े भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें किसी के भी आगे झुकना पड़े तो हमें झुकना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी अपमान की बात नहीं, इसमें हमारी ही भलाई और समझदारी है।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है कपटी बगुला। जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहा करती थी। तालाब में केकड़े और कछुए भी थे। तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। उसे खाने के लिए रोज तालाब से मछलियां तो मिल ही जाती थी। समय के साथ साथ बगुला बूढ़ा हो गया था। अब वह पहले की तरह मछलियां नहीं पकड़ सकता था। उसने सोचा, अब मुझे जीवित रहने के लिए कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। एक दिन वह बगुला तालाब के किनारे एक चट्टान पर बैठा था और अपने खाने की चिंता कर रहा था। अचानक बगुले को दुखी देखकर एक केकड़ा पानी से बाहर निकला। उसने बगुले से पूछा, बगुले भैया, क्या बात है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। कोई बात है क्या? इतनी देर में कुछ मछलियां भी चट्टान के पास इकट्ठी हो गई और बगुले से पूछने लगी, बगुले भैया, आज आप कुछ उदास से दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बात है आपके मन में? बगुले ने कहा, हाँ, मैं कुछ उदास हूँ, बस यह सोचकर कि कल क्या होगा। कल क्या होगा, इसका क्या मतलब है? सभी मछलियों ने एक साथ पूछा। बगुले ने कहा, मुझे खबर मिली है कि कुछ मछुआरे यहाँ आकर तुम सबको पकड़कर ले जाने वाले हैं। तुम में से कोई भी उसके जाल से नहीं बच पाएगा। इसीलिए मुझे बस इसी बात का दुख हो रहा है। कुछ मछलियाँ दुखी हो गई। उन्होंने बगुले से कहा, आप हमें इस आफत से बचाने का कोई उपाय बताइए ना। बगुला बोला, तुम्हारे लिए बचने का बस एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब है। यदि तुम सब मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें इस आफत से बचा सकता हूँ। मैं तुम्हें रोज बारी बारी से वहाँ पहुँचा दूंगा। तभी एक बड़ी मछली ने कहा, यदि तुम हमें रास्ते में ही खा जाओगे तो? बगुला बोला, तुम में से एक मछली अभी मेरे साथ चले तो मैं उसे वह तालाब दिखा दूंगा और फिर उसे अपने साथ ही वापस ले आऊंगा और तुम्हें मुझ पर विश्वास भी हो जाएगा। बगुले ने सबको समझाया और फिर वह बड़ी मछली बगुले के साथ जाने को तैयार हो गई। उस मछली ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बगुला उस बड़ी मछली को अपनी चोंच में पकड़कर उस तालाब की तरफ ले गया और उस मछली ने तालाब में जाकर पानी में खूब सारे चक्कर लगाए। वह बहुत खुश भी थी। थोड़ी देर बाद बगुला उस बड़ी मछली को अपने साथ वापस ले आया। बगुला मछली को लेकर उस छोटे तालाब में जब लौट आया तो वह बड़ी मछली दूसरी मछलियों को बड़े तालाब की जानकारी देने लगी। हम सब वहाँ बहुत अच्छे से रह सकेंगी। फिर सब छोटी मछलियाँ उस तालाब के गीत गाने लगी और बहुत खुश होने लगी कि हम भी एक एक कर कर उस तालाब में जाएंगे। 2-3 छोटी मछलियाँ नए तालाब में जाने के लिए उतावली हो रही थी। उन्होंने बगुले से कहा, हमें भी तुम अपने साथ ले चलो, वहाँ छोड़ आओ। बगुले ने छोटी मछलियों से कहा, हाँ चलो, मैं तुम्हें वहाँ अभी छोड़ आता हूँ। फिर 2-4 मछलियाँ और ले जाऊंगा कल। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए बार बार चक्कर नहीं लगा सकता और ना ही बार बार उड़ सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी बात सही है, सभी मछलियों ने कहा। अब बगुला रोज 2-4 मछलियों को चोंच में पकड़कर ले जाता और एक चट्टान पर बैठकर आराम से उन्हें खाता और फिर वापस आ जाता। और इसी तरह बगुला एक एक करके सारी मछलियों को तालाब में ले जाने के बहाने खाने लगा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुले भैया, आज तुम मुझे उस तालाब में ले चलो ना। बगुले ने सोचा, रोज मछलियाँ खाते खाते अब ऊब गया हूँ, आज केकड़े का स्वाद लूँगा। बगुला बोला, हाँ केकड़े भैया, अब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तालाब में ले चलूँगा। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया। बगुला आकाश में उड़ा। केकड़ा चारों ओर देखने लगा कि वह तालाब कहाँ है। उसने बगुले से पूछा,
वह तालाब और कितनी दूर है? बगुले ने कहा, देखो वहाँ चट्टान दिखाई दे रही है ना, बस वही है तालाब। बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँच ही जाएंगे। और जैसे ही केकड़े ने नज़र चट्टान की ओर डाली तो वहाँ क्या देखा उसने? वहाँ पर तो बहुत सारी मछलियों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अब केकड़ा थोड़ा सा डर गया। वह तुरंत बगुले की चालाकी को समझ गया। फौरन बगुले की पीठ से सरक सरक कर उसकी लंबी गर्दन के साथ चिपक गया और बगुले की गर्दन को अपने पैरों से दबोच लिया। और बगुला बेहोश होने लगा और ज़मीन पर गिरने जैसा हो गया। और धीरे धीरे करते करते केकड़े ने उसे दबोच डाला और सरकते सरकते अपने तालाब में लुढ़कता पड़कता तालाब में आ गिरा। और वहाँ पहुँचकर उसने तालाब में बची हुई मछलियों से उस दुष्ट बगुले की सारी कहानी बताई, उसके छल कपट को बताया। यह सुनकर बची हुई सारी छोटी मछलियाँ बहुत दुखी हुई और बहुत अफसोस प्रकट करने लगी कि काश हमारी मछलियाँ बच जाती और अगर हम बगुले की बातों में ना आते। लेकिन वह दुष्ट बगुला अब मर चुका था। देखा बच्चों, दुष्टता का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चूहे की शादी। एक दिन जंगल के राजा शेर की शादी थी और जंगल के राजा ने सारे जंगल के जानवरों को न्योता दिया और सभी जानवर राजा की शादी में पहुँचे और मस्त मौला होकर नृत्य और भोजन का आनंद ले रहे थे। लेकिन यह क्या, शेर महाराज तो चूहे को न्योता देना ही भूल गए। अब इस बात का चूहे को बहुत दुख लगा कि आज शेर महाराज की शादी है और सिर्फ उन्होंने मुझे ही न्योता नहीं दिया। लेकिन इसमें भी शेर का कोई कसूर नहीं था, वह चूहे को न्योता देना ही भूल गए थे। लेकिन चूहे महाराज तो इस बात का बहुत दुख जता रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा भी था कि क्यों मुझे नहीं बुलाया गया और सिर्फ मुझे ही नहीं बुलाया। इस बात का तो मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगा। और वह बदला ले भी तो कैसे? उसने सोचा, क्यों ना मैं भी शादी करके एक अच्छी दुल्हनिया लाऊं और शेर को सबक सिखाऊं कि तुमसे भी अच्छी दुल्हनिया है मेरी। इसी बात से मैं शेर से मुकाबला कर पाऊंगा और अपनी अच्छी दुल्हनिया के बल पर शेर को भी रौब जमा पाऊंगा। अब चूहे महाराज ने भी शादी करने का सोचा, लेकिन मजबूरी यह थी कि उन्हें बहुत ही बलशाली और बहुत ही खूबसूरत कन्या चाहिए थी। अब इसकी तलाश कैसे की जाए? फिर चूहे ने सोचना शुरू किया और सोचा, पूरे जहान में कौन इतना बलशाली है जिसकी सुपुत्री से मैं शादी कर पाऊंगा। लेकिन सोचते सोचते उन्हें जंगल में तो ऐसा कोई बलशाली दिखाई ही नहीं पड़ा। फिर चूहे की नज़र आसमान पर पड़ी और चूहे ने आसमान में सूर्य को देखा। फिर चूहे को लगा, अरे इससे बलशाली तो पूरे जहान में कोई नहीं है। अगर मैं सूर्य की पुत्री से विवाह कर लूं तो मेरा तो दबदबा पूरे जहान में हो जाएगा और शेर तो क्या, सभी मुझे बलशाली कहेंगे और सूर्य की पुत्री भी बहुत खूबसूरत होगी। यही सोचकर चूहे ने सूर्य की तपस्या करने का सोचा। चूहे महाराज तो बैठ गए सूर्य की तपस्या के लिए। अब दिन रात तपस्या करने लगे। अब यह क्या, सूर्य देव भी चूहे की तपस्या से प्रसन्न हो गए और चूहे के सामने प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे पुकारा, तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो भक्त?
अब यह क्या? चूहे ने तो मन की बात ही बता डाली और कहा, महाराज, आपसे बलशाली पूरे जहान में कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अब यह बात सुनकर तो सूर्य बहुत अधिक हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? अब सूर्य को तो मन ही मन बहुत हंसी आई, लेकिन फिर भी उन्होंने चूहे का मन रखने के लिए उससे पूछ ही लिया, क्यों, तुम मेरी पुत्री से ही विवाह क्यों करना चाहते हो? अब चूहे ने भी बड़े रौब से कहा, महाराज, दुनिया के सबसे ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यश पूरे जहान में फैल जाएगा और मैं सबसे अधिक बलशाली हो जाऊंगा। अब यह बात सुनते ही सूर्यदेव बोले, अरे चूहे महाराज, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझसे अधिक बलशाली तो यह बादल है। यह बादल मुझे भी अपने से ढक लेता है। तो मुझसे बलशाली तो यह बादल हुआ। तुम इसकी पुत्री से विवाह करो, तभी तुम्हारा नाम पूरे जहान में फैलेगा। अब चूहे ने कहा, तो ठीक है सूर्यदेव, आप बादल से अनुरोध कीजिए ना कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। सूर्यदेव ने बादल को बुलाया और बादल सूर्यदेव के पास आया और पूछा, सूर्यदेव, आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने कहा, यह चूहा आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। तो बादल ने चूहे से कहा, तुम मेरी पुत्री से क्यों विवाह करना चाहते हो? अब चूहे महाराज ने फिर वही बात बादल से कहा, महाराज, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आप हो और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यशोबल पूरी दुनिया में फैलेगा। अब यह बात सुनकर बादल को बहुत मन ही मन हंसी आई। फिर भी उन्होंने चूहे का मन रखने के लिए कहा, नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मैं ताकतवर नहीं हूँ। मुझसे अधिक ताकतवर तो यह हवा है। यह हवा मुझे भी उड़ाकर बहुत दूर ले जाती है, इसीलिए मुझसे अधिक ताकत तो इस हवा में है। तो तुम्हें इसकी पुत्री से ही विवाह करना चाहिए। अब चूहा तो एक समस्या में फंस गया। अब किसकी पुत्री से विवाह किया जाए? तो चूहे ने कहा, ठीक है, मैं हवा से बात करता हूँ। सूर्यदेव ने हवा को बुलाया। अब हवा वहाँ पर प्रकट हुई। कहा, सूर्यदेव, आपने मुझे बुलाया? तो सूर्यदेव ने कहा, हाँ, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। पहले तो हवा बहुत परेशान हुई और सूर्यदेव से पूछने लगी, मेरी पुत्री से यह चूहा विवाह करेगा, वह किस लिए? अब चूहे ने फिर वही बात वह हवा से बताई कि मैं सबसे अधिक ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यशोबल पूरे जहान में फैल जाएगा। अब यह बात सुनते ही हवा ने मूषक से कहा, नहीं चूहे महाराज, मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ। मुझसे अधिक ताकतवर बलवान तो यह पहाड़ है, यह हिमालय है, जो मुझे भी चलते चलते रोक देता है और मेरी दिशा बदल देता है। इसलिए मैं बलशाली नहीं हूँ। मुझसे अधिक बलशाली तो यह हिमालय है। आपको इसकी पुत्री से विवाह करना चाहिए। अब बात जाकर हिमालय पर अटक गई। अब चूहे ने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव, अब आप हिमालय से बात करिए। मुझे तो हिमालय की पुत्री से ही विवाह करना है। अब सूर्यदेव ने हिमालय को बुलाया। हिमालय वहाँ प्रकट हुआ। अब सूर्यदेव ने हिमालय के आगे सारी बात रखी और उन्होंने कहा, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। अब हिमालय ने कहा, नहीं महाराज, मैं ताकतवर कहाँ हूँ, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ। मुझसे बलशाली तो वह मूषक है महाराज, जो मेरे अंदर रहकर मुझे ही खोखला कर रहा है। इस चूहे को तो उस मूषक की पुत्री से विवाह करना चाहिए। अब सारी बात जाकर उस मूषक पर अटक गई। अब सूर्यदेव ने कहा, तुम्हें उस मूषक से बात करनी चाहिए और तुम्हें उसकी पुत्री से ही विवाह करना पड़ेगा। अब सबसे बलशाली तो वही मूषक है। अब सभी मिलकर उस मूषक के पास गए
अब जैसे ही उस मूषक के पास गए, उससे विवाह का प्रस्ताव रखा गया और सूर्य देव ने कहा, मूषक, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है, क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? तो मूषक ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यह चूहा हमारी जाति का है और यह प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी पुत्री भी बहुत खुश हो जाएगी इससे विवाह करके। अब जैसे ही चूहे ने मूषक की पुत्री को देखा तो उसे लगा कि यह कन्या तो मेरे लायक ही है और उसे वह बहुत ही खूबसूरत लगी और मन ही मन उस चूहे ने उस मूषक की पुत्री से विवाह करने का मन बना लिया। देखा बच्चों, चूहा चला था शेर पर रौब जमाने, लेकिन बेचारा चूहा तो चूहा ही ठहरा, क्योंकि उसकी समझ में तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो वह चूहिया ही निकली। इसलिए आखिर में उसे एक चूहिया से ही विवाह करना पड़ा।